इस वीडियो में मैं बात करूंगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा, मैं लैंग्वेज प्रोग्रेशन की बात करूंगा और आखिर में मैं बात करूंगा 3 साइकिल की। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब टू इट। मेरा नाम है मंसूर अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्ट। यूट्यूब के अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंडर आता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड कौन सा है? जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बाद दूसरा लिटरेरी पीरियड है उसको हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइमलाइन है 1066 AD टू 1558 AD तक। इस मिडिल इंग्लिश पीरियड को समझने के लिए और अपने लिए आसान बनाने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है बिफोर चासर, वो पीरियड जो चासर के टाइम से पहले का था। फिर दूसरा पीरियड है द एज ऑफ चासर, वो टाइम पीरियड जो चासर के टाइम पे था। एंड द लास्ट वन है द एज ऑफ रिवाइवल या आफ्टर द चासर। लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस होगा द टाइम पीरियड बिफोर द चासर। सो द टाइम पीरियड बिफोर द चासर को कहते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड का टाइमलाइन है 1066 AD टू 1204 AD तक। अगर हम इस पीरियड को हिस्टोरिकली देखें तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट इवेंट था द बैटल ऑफ हेस्टिंग। बैटल ऑफ हेस्टिंग क्या है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ था बैटल ऑफ हेस्टिंग का। 1066 AD में द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी विलियम द कंक्वर ने डिफीट किया था द किंग ऑफ इंग्लैंड को, जिसका नाम था हैरल्ड II। हैरल्ड II को डिफीट किया था और इंग्लैंड मतलब एंग्लो सैक्सन के ऊपर हुकूमत शुरू की थी। तो जो बैटल ऑफ हेस्टिंग जो बैटल हुई थी द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी एंड द हैरल्ड II के बीच में, उसको हम कहते हैं द बैटल ऑफ हेस्टिंग। सो द बैटल ऑफ हेस्टिंग जो हुई, हैरल्ड II को शिकस्त हुई। किंग विलियम फर्स्ट या विलियम द किंग पर जो है वो किंग बना इंग्लैंड का। जैसे ही वो लोग फ्रांस से इंग्लैंड आए तो वो अपने साथ फ्रेंच लिटरेचर को लेकर आए। सो फ्रेंच लिटरेचर जब फ्रांस में आया तो इसी से एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ। एंग्लो सैक्सन जो होते थे पहले, वो जो लैंग्वेज बोलते थे वो था एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। एंग्लो फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर हुई। फ्रेंच जो थी वो एरिस्टोक्रेटिक्स और जो अपर क्लास सोसाइटी थी वो बोलते थे। और जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज था या जो एंग्लो एंड ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज था, इसको मिडिल और लोअर क्लास के लोग या कॉमन पीपल जो थे वो बोलते थे। सो टाइम गुजरने के साथ साथ जो फ्रेंच सोल्जर्स थे या जो फ्रेंच पीपल थे एंग्लो सैक्सन कल्चर में इन हुए और वहां पे उन्होंने शादी की और उन कल्चर में उन्होंने इनगल्फ हुए। तो ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच के लैंग्वेज से जो लैंग्वेज बनी उसको हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। और ये ही एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। इस टाइम पीरियड का एक और प्रोमिनेंट वर्क ये था कि इस टाइम पीरियड में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह इस्टेब्लिश हुई और इन इस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो रीजन था वो था क्रूसेड वॉर। क्रूसेड वॉर क्या चीज़ है? पॉप जो कि क्रिश्चियन का एक हेड माना जाता है पूरी दुनिया में, उन्होंने सारे क्रिश्चियंस को और ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्रिश्चियन को ऑर्डर दिया कि वो इकट्ठे हो जाए और ईस्ट में मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ने के लिए जाते हैं। तो उसी ऑर्डर पर सारे क्रिश्चियन इकट्ठे होते हैं और वो मुसलमानों से लड़ने के लिए जाते हैं ईस्ट में। तो मुसलमानों और क्रिश्चियन के बीच में जो ये वाली वॉर होती है इसको कहते हैं क्रूसेड वॉर। जो क्रूसेड वॉर है ये टोटली रिलीजियस बेस्ड। इस वॉर के पार्टिसिपेंट को हम कहते हैं क्रूसेडर्स। क्रूसेड वॉर से पहले जो क्रिश्चियन लोग थे वो टोटली डिपेंडेंट थे क्लर्जीमैन के ऊपर और चर्च के ऊपर। जब ये लोग वापस आए ईस्ट से वापस आए तो ये अपने साथ क्लासिकल लिटरेचर और ग्रीक लैंग्वेज को लेकर आए। तो जब वो लोग उन क्लासिकल लिटरेचर और ग्रीक लैंग्वेज को लेकर आए, उन्होंने उन बुक्स को, उन लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर दिया। तो उनके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज थे, जो उनको अपने कल्चर में, अपने हिस्ट्री में, अपने रिलीजन में जो इश्यूज आ रहे थे या जो क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट थे,
उनको सॉल्व करने के लिए पहले ये लोग जाते थे अपने क्लर्जीमैन और चर्च के पास, लेकिन जब इन लोगों के पास बुक्स आ गई तो इन लोगों ने उधर जाना छोड़ दिया, और इसके साथ ही जो क्लर्जीमैन और चर्च थे उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई। और यहाँ पर जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा स्टेप लिया जाए कि लोगों को रीडिंग और राइटिंग की तरफ बुलाया जाए, ताकि लोग खुद से पढ़ना और लिखना सीख सकें। तो इसी चीज को बुनियाद बनाकर स्कूल और कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश हुए। सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे हुई वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट थी। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को सेट किया था गिल्ड्स ने। गिल्ड्स जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको प्रोफेशन सेम होता है और वो सेम काज के लिए एफर्ट्स करते हैं, तो उनको कहते हैं गिल्ड्स। तो गिल्ड्स में मुख्तलिफ टीचर्स और स्टूडेंट थे, और इन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि क्यों ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा इदारा बनाया जाए जिसमें यही बुक्स और यही लिटरेचर, यही कल्चर सीख लिया जाए और सिखाया जाए। तो इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई। इस पीरियड के लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो प्रोमिनेंट है उसमें सबसे पहले है फोनेम्स के ऊपर काम हुआ। फोनेम्स मीन द साउंड ऑफ वर्ड्स। एक लफ्ज़ को हम किस तरह प्रोनाउंस करते हैं और उसका साउंड किस तरह निकलते हैं, इस चीज़ की जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी वो इस पीरियड में इस्टेब्लिश हुई। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग की बात हुई, किस वर्ड की स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए और स्पेलिंग के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, वो इसी पीरियड में सारी चीज़ें शुरू हो गई। वर्ड फॉर्मेशन की बात हुई, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन, प्रोनाउन, इन सब की फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, कौन सी चीज़ दरमियान में आएगी, इन सब की फॉर्मेशन के बारे में बात हुई। किस तरह सारी चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा लंदन को द हब ऑफ एजुकेशन कंसिडर किया गया, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई थी, स्कूल कॉलेज जहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे, तो लंदन से लोग एजुकेट होना शुरू हो गए थे, तो लंदन को द एजुकेशनल हब जो है वो कंसिडर कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं 3 साइकिल्स की, इसको हम 3 मैटर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द मैटर ऑफ ब्रिटेन। द मैटर ऑफ ब्रिटेन में उस वक्त इंग्लैंड का जो किंग था, किंग आर्थर के बारे में कुछ कहानियां, उनकी डीड्स और हीरोइक एक्टिविटीज जो है वो मेंशन है। दूसरा है द मैटर ऑफ फ्रांस। द मैटर ऑफ फ्रांस में शार्लेमेग्नी जो कि एक फ्रेंच रूलर था, उसकी कहानियां मेंशन है। और लास्ट वन है द मैटर ऑफ रोम, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट और ट्रोजन वॉर की कुछ डेट्स मेंशन है। ये तीनों साइकिल जो है इनका जो बेस था वो एडवेंचर है, कल्चर है, लव और जो नाइटली डीड्स एंड एक्टिविटीज होती थी, ये सारी इस तीनों साइकिल्स इन्हीं एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे द एज ऑफ चासर के मुताबिक। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।